दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 1 का सॉल्यूशन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको ध्यान रखना है इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका पीडीएफ का जो पासवर्ड बताऊंगा उसको नोट कर लेना ताकि आपको ये पीडीएफ आंसर के साथ में मिल जाए। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको जैसे आंसर दिखाई दे रहा है ऐसे ही आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये आंसर पे टिक किया हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है उसमें आपके सभी सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए गए हैं वो सारे अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। और सभी वीडियो में पासवर्ड बता रखा है तो आप उनको देख करके वहाँ से पासवर्ड डाउनलोड करके आप सीधा सीधा प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और प्रिंट आउट करके पढ़ना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, तो हस्तांतरण लागत जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। उपभोक्ता की आय जो है या कंज्यूमर्स जो इनकम है उसकी जो प्रभावित करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, यानी कि आपको बताना है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किससे होती है, तो उसको यूटिल्स से हम जो है मेज़र करते हैं। तो आपको यूटिल्स जो है लिखना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इससे पहले मैंने ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के। सब्जेक्टिव के इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे बजट की ढाल होती है तो हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद में हम किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है, तो गिफिन गुड्स जो होते हैं उनकी जो है मांग उनकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत लागत। सातवां क्वेश्चन है दीर्घकालीन उत्पादन उत्पाउन फलन का नाम आपको बताना है, तो पैमाने का प्रतिफल जो है रिटर्न ऑफ स्केल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक उत्पाद 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है तो उसकी कुल संप्राप्ति कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक खिलौने का दाम उसने बोला है 5 रुपये और 10 खिलौने हैं तो 10 × 5 50 रुपये हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत अधिक होती है, वेरी लार्ज होती है। ठीक है, इसके बाद में एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है तो बेलोचेदार यानी इन इलास्टिक होती है, यानी कि इसमें जो है आपकी इलास्टिसिटी नहीं होती है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है, तो वो है उपयोगिता की मुद्रा। किसके हिसाब से, आपका जो है इल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू जैसा होता है आपको बताना है, तो सीमांत उत्पादन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है जो उसका होता है आपका। इसके बाद में काव इगलस उत्पादन फलन क्यू दे रखा है आपको में पैमाने का प्रतिफल की माप क्या होती है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा गया है यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q = 10 - 5P है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी, तो यहाँ पर सिंपली आपको P की जगह कितना रखना है, तो P की जगह आप रखोगे 2, तो P × 5 कितना हो जाएगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 पहले से ही 10 में से 10 गया तो 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 जो है एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है, तो इसमें हमेशा जो P है आपका जो कि आपका वस्तु की कीमत है वो आपका ज़्यादा होता है MC यानी सीमांत लागत से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अब चलते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, तो इसमें सबसे पहले में एडम स्मिथ आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में यूटिल्स लिखना है आपको, उससे नेक्स्ट वाले में सीधा या डायरेक्ट या स्ट्रेट लिख सकते हैं आप। उसके आगे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है स्थिर हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद में विवेधीकरण जो होता है इसको और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे, जैसे कि बड़े क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर्स आप देख पा रहे हैं,
तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन जहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल बता दूंगा, समझा दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपके जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनको हमने सॉल्व कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं एक बार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आप देख रहे हैं। तो 23 नंबर का आंसर यहाँ पे दे रखा है, पूर्ति क्या है और पूर्ति के नियम को लिखना है आपको। इसके बाद 24 नंबर जो है डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उत्पादन फलन की परिभाषा आपको बतानी है, तो यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखी गई है। उसके बाद में चलते हैं हम 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें क्वेश्चन में है व्हाट इज़ ए मार्केट इन इक्विलिब्रियम, एक बाजार संतुलन की अवस्था कब होता है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है उदासीन वक्र की किन्हीं विशेषताओं की व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो पॉइंट वाइज आपको दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन 27वें क्वेश्चन पे। सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को रेखा चित्र से समझाना है। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि इसकी थ्योरी कैसी होगी, तो थ्योरी आपको ज़रूर लिखनी है। उसके बाद में ये आपका जो है ग्राफ बना करके समझा देना है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका 28वां क्वेश्चन है जिसमें एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं को लिखना है आपको। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर विशेषताएं लिखी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 5 नंबर यहाँ पर है। इसके बाद में फिर से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है 29 नंबर, यहाँ पे है किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। तो ये जो कारक है यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, ये सारे के सारे जो है मांग को प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। जिसमें आपके ये चौथे नंबर में 2 पॉइंट और आते हैं, ए और बी, ठीक है, जिसमें स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं भी आएंगी। उसके बाद में 5वां और 6ठा पॉइंट आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसी के और पार्ट में पूछा गया था परिवर्तनशील अनुपात के नियम को लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है और इसकी व्याख्या हमने कर दी। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन पे। तो 30वां में ए पार्ट में पूछा गया उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, और बी पार्ट में पूछा गया औसत लागत और सीमांत लागत में जो संबंध है उसकी व्याख्या करनी है। तो ए पार्ट आपके सामने ऊपर है और बी पार्ट को हमने नीचे की तरफ सॉल्व किया है। इसमें ग्राफ भी आपको बनाना होगा, और ग्राफ बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो आपके एक आधे नंबर या आधे नंबर भी कटने होंगे वो ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ये ध्यान रखना, आपको इकोनॉमिक्स की खास बात होती है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा बताना है। इसमें पूरा कर्व को समझाया गया है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। कॉस्ट और आउटपुट के बीच में होता है, ये चित्र में क्या चीज़ कौन सी दिखा रही है, ये सारी की चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दी है, तो आप इसको पढ़ करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसके और पार्ट में पूछा गया था कि वस्तु की कीमत दे रखी है और वस्तु की मांग की मात्रा दे रखी है, तो आपको लोच की गणना करनी है, यानी कि ईडी निकालना है। तो ईडी जो होता है आपका डेल क्यू अपॉन डेल पी होता है, यानी चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी इनटू में पी अपॉन में क्यू। तो आपके पास में इन दोनों को चीज़ें दे रखी है, तो सभी की वैल्यू की क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 है और पी की वैल्यू आपके पास में कितनी है 5 है, और क्यू की वैल्यू कितनी है 20 है। आप ऊपर टेबल में देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो देखिए इसके बीच का डिफरेंस जो है 10 है, तो हमने क्यू ले लिया जो कि इनके बीच का विचलन है। उसके बाद में हमने दूसरी चीज़ इसमें देखनी है पी क्या है, तो पी हमारे को 5 दे रखा है जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और आपका जो क्यू होता है ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो आपका 20 आ गया। अब इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये माइनस में फॉर्मूला होता है तो माइनस में ही आएगा, लेकिन आपको जो ईडी निकालोगे तो आप उसको पॉजिटिव लिख दोगे 2.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पर। तो खंड 2 में आपका जो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन जो अगर हम 31 की बात करें तो विश्व की महान मंदी किस वर्ष में हुई थी, तो सन 1929 में हुई थी। सबसे महान मंदी उस टाइम हुआ था, जो कि अभी कोरोना काल में हम इंडिया में देख रहे हैं। इसी तरह से आपका 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो हस्तांतरण भुगतान जो है ट्रांसफ़र पेमेंट को नहीं किया जाता। उसके बाद में 33वां है सबसे सरल संपत्ति किसे माना गया है, तो मुद्रा को, कैश मनी को। 34वां क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या नहीं है, तो मुद्रा का निर्गम यानी इशूइंग मनी, इशू नहीं करता है ये। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। MPC प्लस MPS किसका कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपके काम भी आएगा।
इसके बाद में हम बात करते हैं 36 नंबर, एमपीएस का मान है 0.02 और गुणक का मान जो है आपको निकालना है। तो इसके जो ये मान जो आपका होता है, तो हमें पता है कि जब आपका एमपीएस जो है ये 0.2 होगा, तो हम जब निकालते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1/1 माइनस एमपीएस हो जाता है, 0.2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। आप इसको देखना करके, नहीं तो आगे वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें इसको करा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। 37 नंबर जो है, इसमें सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत क्या है, तो कर जो टैक्स है वो आपका इसका स्रोत है। उसके बाद में भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है, तो 1 अप्रैल, यानी कि अभी जो अप्रैल चल रहा है आपका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमेशा होती है, फिक्स होती है हर साल। इसके बाद में 39 नंबर है, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या है, तो निर्यात और निर्यात में से आयात को माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं। 40वां क्वेश्चन है, एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाता में क्या सम्मिलित नहीं होता, तो विदेशी ऋण जो है, फॉरेन डेब्ट जो है, उसको हम शामिल नहीं करते। उसके बाद द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो J.M. केन्स जो हैं ये इसके लेखक हैं। उसके बाद में 42वां है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है, तो प्रतिशत विधि जो है ये इसकी आय की गणना नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है, तो कीमत की स्थिरता जो है, प्राइस स्टेबिलिटी, ये मुद्रा का काम नहीं है। 44 नंबर की बात करें तो भारत में मुद्रा निर्गम का कार्य कौन कर रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये कार्य करती है। 45वां है, राजकोषीय नीति के अंग होते हैं, कर नीति जो है, टैक्स पॉलिसी इसके अंग होते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो रिक्त स्थानों में फटाफट आपको लिखना है। पहले में आ जाएगा उत्पाद के कारक, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरे में आ जाएगा मध्यवर्ती वस्तु, यानी कि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट या गुड्स। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट आपका प्राथमिक, या इसको प्राइमरी बोलते हैं। उसके बाद में केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद में खर्च यानी एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो ये सारे की चीज़ें आपको भरनी थी, या जो इंग्लिश मीडियम है वो इसको इस तरह से भर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें स्टॉक किसे कहा जाता है, उदाहरण से आपको बताना है। तो स्टॉक का हमने जो है यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। उसके बाद में अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में आप क्या अध्ययन करते हैं उसको लिखना था। उसके बाद में मूल्य वृद्धि क्या है ये आपको डिफाइन करनी थी। तो मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पादन वृद्धि माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद में अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपको यहाँ पे भी देख रखा है कि जो उत्पादन का मूल्य होता है और मध्यवर्ती लागत होती है, इसके बीच के अंतर को मूल्य वृद्धि कहते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो ये हमें बतानी होती है। तो हमने पॉइंट वाइज बता दी है कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में हम 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भुगतान संतुलन क्या है, इसके विभिन्न खातों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके पहले तो संतुलन के बारे में बताना है, और उसके दो विभिन्न खाते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से यहाँ पे व्याख्या कर दी है दोनों मॉडल्स की, एक और ये दोनों। और इसका जो डायग्राम है ये दो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो दोनों में से आपको जो सूटेबल लगता है वो आप याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों डायग्राम बनाएं, अगर आप दोनों बनाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। तो आप चाहे ये डायग्राम बनाएं या ये डायग्राम बनाएं, आपको दोनों ही इफेक्टिव हैं, मार्क्स दोनों में फुल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का जो कंप्लीट पार्ट, यानी कि जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो पूछा गया वो हमने इसमें बता दिया। अगर हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या करने की अच्छी बात है, लेकिन आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए। तो इसका होता है पासवर्ड 4048, ठीक है। ये पासवर्ड है 4048, याद रखना है आपको, ताकि आप PDF खोल सकें। इसके बाद में एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ मनी, तो विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। मूल्य का मापक होता है, भावी भुगतानों का आधार होता है। उसके बाद में मूल्य संचय का आधार होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती है। इसके बाद में इससे लंबे क्वेश्चंस जो हैं या बड़े क्वेश्चन से, उत्पाद
विधि से किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। तो जीडीपी की गणना सामान्य रूप से आपको 4 तरीक़ों से करी जा सकती है, जिसमें से आपका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद मापन में जो सबसे आसान तरीका है या अच्छा तरीका यूज़ किया जाता है वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसमें आपका जीडीपी बराबर होता है C+I+G और x-m। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि ये C और G और ये चीज़ें क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं बता देता हूँ, C जो होता है ये आपका कंजम्पशन हो गया, उपभोग हो गया, और सकल निवेश जो है I को कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, और G जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है यानी कि सरकारी खर्च है, और x-m यानी कि x तो आपका निर्यात है और m जो है आपका आयात है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट है आपका और एक एक्सपोर्ट है। तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद में सकल का अर्थ बता दिया, और इस तरह से हम इसको पूरा का पूरा डिफ़ाइन करते हैं, और समीकरण जो भी इसकी बनती है हम उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके और पार्ट की बात करें तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन C बराबर 50 प्लस 0.5y है तो स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर संतुलन निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या आपको करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि C बराबर C बार प्लस BY होता है, जिसमें C क्या है आपका उपभोग है, और C बार क्या है स्वायत्त उपभोग, और B क्या होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। MPC भी सिंपली फॉर्म में बोल सकते हैं इसको। और Y क्या होता है आय होता है। हमको दिया क्या है तो C बराबर दे रखा है 50 प्लस 0.5y, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और C बार हम इस पहले इक्वेशन से हम अगर C बार निकाले तो BY माइनस C हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास C बार दिया हुआ है। C बार की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 करोड़। उसके बाद में हम बात करते हैं B कितना है MPC कितना दे रखा है 0.5। अभी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो कंपेयर आप कर सकते हैं, दोबारा दिखाए तो आपको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें C की जगह C है, C बार की जगह 50 है, और B की जगह 0.5 है, और Y की जगह Y है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको जो है यहाँ पर हमें निकालना क्या है, जो चीज़ हमें दे रखी है हमने वो लिख दिया, ये दे रखी है, ये दे रखी है। Y हमें निकालना है क्योंकि Y के बराबर Y ही दे रखा है। तो ये जो आपका निवेश अपॉन व्यय है ये कितना है 50 करोड़ रुपए दे रखा है हमें। तो हमें जानते हैं कि Y बराबर क्या होता है C+I यानी कि उपभोग प्लस निवेश। C क्या है आपका उपभोग यानी कंजम्पशन, और I क्या है इन्वेस्टमेंट निवेश। ठीक है, इसको ब्रैकेट में मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको समझ सकें C और I क्या है। तो Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 प्लस आपका जो आपका 0.5 और 50 प्लस आ जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर अगर देखेंगे तो Y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से Y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम Y को ले जाएंगे साइड में। ठीक है, तो साइड में ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो अभी देखिए यहाँ पर आ जाइए नीचे की तरफ थोड़ा सा। तो Y को हमने यहाँ से निकालना है, तो इस Y को इधर की तरफ ट्रांसफ़र किया तो ये Y इधर आ गया, 50-50 दोनों तरफ बच गए, इस तरफ बच गए तो 50-50 100 हो गया। और यहाँ से एक Y में से 0.5y घटाएंगे तो 0.5y बचेगा। तो Y बराबर क्या हो जाएगा 100/0.5, और Y बराबर क्या आ जाएगा 200 करोड़ रुपए। यानी कि अतः स्वायत्त व्यय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर निर्गत में कितना गुना वृद्धि हो जाता है 4 गुना। ठीक है, निर्गत में 4 गुना वृद्धि हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि 50 करोड़ का अगर हम बात करें तो 50 का 4 गुना कितना होता है 200 करोड़। तो इतनी वृद्धि हो जाती है। गुणन क्या है और यह MPC से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लिख दी गई है। और अब उसके बाद में डेल वाई क्या होता है K इंटू डेल आई होता है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से K की वैल्यू निकालें तो डेल वाई अपॉन डेल आई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना। और यहाँ पर आपका जो है y क्या होता है तो I को दर्शाता है, डेल्टा क्या होता है तो परिवर्तन बताता है, और k क्या होता है गुणांक को कहते हैं, I क्या होता है आपका जो इन्वेस्टमेंट है या विनियोग है। अच्छा, निवेश गुणांक एवं सीमांत उपभोग में हमें संबंध बताना है। तो k जो है आपका क्या होता है k बराबर होता है जो कि गुणांक होता है, और ये होता है डेल वाई अपॉन डेल आई। इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ अगर दूसरी चीज़ हम माने एक y बराबर C+I होता है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। और यहाँ पर डेल y बराबर क्या होगा, तो यहाँ अगर डेल लगाऊंगा y के आगे तो C के आगे भी डेल लग जाएगा, I के आगे भी डेल लग जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डेल वाला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से I निकाल लूँगा मैं, तो I क्या हो जाएगा
आई को मैं क्या करूँगा, निकालने के लिए आई इधर रखूँगा, तो ये आई इधर रखा तो ऑटोमेटिकली सी किधर चला जाएगा, वाई में से माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं, हमने अपनी बहुत सारी समीकरण मैथमेटिक्स में सॉल्व करी है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसके आगे हम के की वैल्यू निकालनी है, तो के की जगह हम पे डेल वाई जो है ये और आई की वैल्यू दोनों की आई, यानी कि वाई की वैल्यू और आई की वैल्यू हम इस पहले इक्वेशन में रख देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको फिर हम क्या करेंगे, सभी को डेल वाई से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाले को डेल वाई से डिवाइड किया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको डिवाइड किया है हमने डेल वाई से, और नीचे वाले को इसको भी और इसको भी, यानी कि इसको पूरे को हमने डिवाइड किया डेल वाई से। डेल वाई से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डेल वाई से डिवाइड करने से ये कट गया तो एक आ गया, ठीक है, और ये भी कट गया तो ये भी एक आ गया। और यहाँ पे क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई क्या होता है, तो ये होता है हमारा एम पी सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसकी जगह हम रख देंगे डेल वाई अपॉन डेल सी की जगह एम पी सी। ठीक है, और अगर एम पी सी जीरो हुआ तो इसमें से जीरो घटाइए तो क्या हो जाएगा, 1/1, यानी कि आपकी कितनी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर एम पी सी 1 रखते हैं, यहाँ पे एम पी सी अगर 1 रखें तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1 को जीरो को किसी से भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत। यानी कि हम देख रहे हैं कि गुणक का जो मान है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है, यानी कि अनंत तक हो सकता है। ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन। इसके बाद में आ जाइए, अथवा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित आंकड़ों से साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन यानी GDPFC की गणना करनी है। GDPFC निकालना है, तो सबसे पहले हमें GDPFC के बारे में सबसे पहले टेबल ध्यान रखनी है आपको। हर चीज़ यहाँ पे जो जो दे रखी है ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं GDPFC कैसे निकालेंगे। तो GDPFC जो होता है वेतन और मजदूरी प्लस लगान प्लस लाभ प्लस हास प्लस ब्याज, ये सब होता है। ठीक है, अब GDPFC बराबर हम लिख सकते हैं GDPMP माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है उसको मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। NIT सिंपली कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और हम जानते हैं कि GDPMP जो होता है निर्गत मूल्य माइनस मध्यवर्गीय उपयोग पे उपभोग पे होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना है। और शुद्ध आय अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो हमारे पास अब देखिए ऊपर देखेंगे टेबल में, तो अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो दे रखा है 60 और सब्सिडी दे रखी है 50। तो 60 - 50 कितना आ गया, 10। तो यहाँ पर हमने पहली एक चीज़ निकाल ली NIT। ठीक है, NIT निकाल लिया। अब IC निकालेंगे। ठीक है, IC क्या होता है, मध्यवर्गीय उपयोग, क्योंकि हमें यहाँ पर ये फॉर्मूले में डालना है। ठीक है, अभी हमें ये यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर FC निकालना है तो हमें GDPMP पता होना चाहिए और शुद्ध आयकर प्रत्यक्ष होना चाहिए पता। शुद्ध अप्रत्यक्ष आयकर, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष आयकर तो हमने निकाल लिया, 10 आ गई। अब हम GDPMP निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले GDPMP निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि IC कितना होता है। तो मध्यवर्गीय उपयोग जो होता है वो कच्चे माल का क्रम होता है, वो कितना दिया है, 400। ठीक है, इसके बाद निर्गत मूल्य जो होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होती है, विक्रय यानी कि सेल, प्लस कितनी होती है, स्टॉक में परिवर्तन है, चेंज इन स्टॉक। तो सेल कितना दे रखा है, 700, और चेंज इन स्टॉक माइनस में 30 दे रखा है टेबल में। तो हम इसको जब इक्वेशन में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 670। अब 670 ये आ गया। तो अब हम GDPMP निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे क्या है, GDPMP क्या होता है, 670 किसकी वैल्यू है, तो ये GDP निर्गत मूल्य का वैल्यू है। निर्गत मूल्य अभी देखो मैंने आपको बताया था, ये GDPMP निकालना है। तो निर्गत मूल्य माइनस मध्यवर्गीय उपयोग। निर्गत मूल्य अभी हमने निकाला 670 और मध्यवर्गीय उपयोग कितना निकाला, 400। ठीक है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 670 - 400 तो 270 आ गया। इसलिए GDPFC यानी कि हमने क्या निकाला, MP निकाल लिया। तो MP माइनस NIT होता है, हमने ऊपर फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया। तो ये आ गया हमारे पास 270 क्या, GDPMP निकाला और NIT पहले ही 10 निकाल लिया था। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260। तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करना चाहे तो कर दें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, अच्छा रहेगा। दूसरे दोस्तों की आप मदद जरूर करें। बने रहिए इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। पासवर्ड मैंने बता दिया वीडियो में, उससे आप इस PDF को पूरे आंसर के साथ में जो अभी आपने देखा है उसके साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।